अच्छा, अभी तक जो हमने जितना भी पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग सीखी है या की है, उसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मीन के हमने जितने भी फंक्शंस बना बना के कोड किया है या जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। अब नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जब, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब कि उसमें नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने ये एंटिटीज़ का कंसेप्ट पहले भी सीखा था जब हमने डिक्शनरीज़ को पढ़ा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें की पेयर वैल्यूज़ के अंदर सेव करना पड़ता है, क्योंकि उनके कुछ एट्रीब्यूट नेम्स भी होते हैं और कुछ उनके फंक्शंस होते हैं, मीन एक्शंस होते हैं। तो अब जब हमारे पास हम डिक्शनरी जब बना रहे थे, तो डिक्शनरी बनाते हुए हमने ये चीज़ फिगर आउट की थी कि हम डायरेक्टली डिक्शनरी की ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन की पेयर वैल्यूज़ में चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे किया था ना हमने। अच्छा, ये जो वे है किसी भी एंटिटी को डिफ़ाइन करने का, वो समझा जाता है कि अच्छा तरीका नहीं है, बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि इसमें हम उसकी जो डिफ़ाइन करने वाली चीज़ें हैं, उसका जो आर्किटेक्ट है, उसमें हम कुछ मेजर चेंजेस करने हैं, यानी कि कोई गलती हो सकती है हमारे पास उसमें। तो अब ज़्यादातर जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे, और जहाँ पे हमें बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वहाँ पे हम सिंपल फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। हम एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए पहले क्लासेस बनाते हैं, जिसको यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट या डिक्शनरीज बनते हैं, वो पहले क्लास हम उसकी डिफ़ाइन करते हैं। हर स्टेक होल्डर की या हर एंटिटी की एक हम क्लास बनाते हैं। उस क्लास से फिर हमारे पास जो हैं वो डिक्शनरीज बनती हैं, और उसको फिर हम मतलब फर्दर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर्पज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स या बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे जस्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग करके, यानी कि कोर पाइथन लिख के हम अगर उनको करने की कोशिश करते हैं, तो हम चीज़ों को वेल तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। यानी कि उसमें कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है और किस तरह से वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे अगर हमें अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? उसका कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका कोई हम पहले आर्किटेक्चर से उसका कोई बेस प्लान बनाएंगे या कोई नक्शा जिसको कहते हैं, वो ड्रा करेंगे, फिर हम उसकी बेस पे बिल्डिंग को बनाएंगे। अब अगर हमें कोई छोटी-मोटी चीज़ बनानी होती है, तो फिर डेफ़िनेटली नक्शा बनाने में और वो सारी चीज़ें उसका करने में टाइम कंज़्यूम होते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर हमारे पास कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट है, जैसे अगर हमने किसी किसी पर्सन ने गाँव में कोई एक रूम बनाना है, तो उसके लिए पहले वो उसका प्लान बनवाएगा या नहीं? अगर उसका बनवाएगा तो उसका वक़्त भी ज़ाया होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़ाया होगी, एक सीधा-सीधा काम करना है वो बना लेगा ऐसे ही। लेकिन अगर किसी ने 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और वो अगर खुद से ऐसे ही कहे कि ऐसे-ऐसे बना दो, तो क्या होगा? शायद बन भी जाएगी, लेकिन कुछ स्टोरेज के बाद वो गिर जाएगी। मतलब उसको मैनेज करना, उसको चलाना, आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सेम वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे चलता है। जब अगर हम क्लासेस डिफाइन नहीं करेंगे, कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल में नहीं लिखेंगे, समझो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइंड है कि अगर प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो उसको हमें इस वे में लिखना है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। मेन डॉक्यूमेंटेशन उसकी थोड़ी सी डिफाइन करनी है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसका प्लान डिफाइन करना है कि ये किस तरह का आउटपुट हमें नज़र आएगी। अगर हम वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा होगी कि उसको हम ग्रो अप कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसके अंदर यानी कि नए-नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, अगर हमने उसको वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया होगा। और अगर वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं बनाया,
तो फिर हमारे पास डिफ़िकल्टी है कि हम उसको एक्सपेंड करना, उसको बढ़ाना, ये हमारे लिए जो है थोड़ा-सा मुश्किल टास्क जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल कहता क्या है? उसमें मल्टीपल उसके कंसेप्ट्स हैं कुछ, कि वो हम कोड को किस अंदाज में लिखेंगे कि वो ऊप की कंसेप्ट्स के अंडर आ जाएगा, और उससे होगा क्या कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा वेल डिफाइंड तरीके से पहले डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी हमारे एंटिटी हमारे सिस्टम के अंदर होंगी, और उनके अंदर कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से उनके एक्शंस या फंक्शंस होंगे। हम पहले सारा कुछ डिफाइन करेंगे। वो सारा कुछ डिफाइन करने के बाद हमारा एक्चुअल में जब वो डिक्शनरी बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर क्लास का, तो फिर हम उन चीज़ों को या उन एट्रीब्यूट्स या उन फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो वेरी बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एवरी एंटिटी शुड बी डिफाइंड एज अ क्लास, कि उसको पहले हमें क्लास बनाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल में आएंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम उसके प्रिंसिपल में नहीं आएंगे। अच्छा, अब हर टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर छोटा, देखो मैंने एक एग्जांपल दी है, अगर हमें एक छोटा सा रूम बनाना है तो उसके लिए अगर हम वो पूरे प्लानिंग्स करने लग जाएं, उनकी वर्किंग डायग्राम्स निकालने लग जाएं, स्टील डॉक्यूमेंटेशन करने लग जाएं, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट भी ज़ाया होगी और पैसे भी ज़ाया होंगे। और सिंपल सी चीज़ है, उसको तो हम खुद से समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे कर दें। तो अगर बहुत छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर हम क्लासेस बनाने लग जाएंगे तो उससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगी और टाइम भी ज़ाया होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड करने में टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अगर हम सिंपल बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है। यानी कि कोर पाइथन जैसे हमने पहले कोड किया है, अगर हम वैसे कोड करेंगे तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो काम करना है उसका फंक्शन बनाओ, जो काम करना है उसका फंक्शन बनाओ, मॉड्यूल से चीज़ें इंपोर्ट कर ले, उसको यूज़ करो, प्रोजेक्ट डन। अगर हमें कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, कोई कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, कोई कम्प्लेक्स लेवल की एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर डेफिनेटली अगर हम ऐसे डायरेक्टली फंक्शंस बनाई जाएंगे और काम करते जाएंगे तो उससे क्या होगा? कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारे पास चांस नहीं होगा कि हम प्रोजेक्ट को स्केल कर सकें। तो फिर हमें खुद से भी एज अ डेवलपर हमें समझ नहीं आएगी कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ऊप के, वो ये कहते हैं कि आपने जब भी प्रोजेक्ट का कोड करना है, जब भी आपको एंटिटी कोई भी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम क्लासेस बनाते हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखो तो वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ही है, मतलब उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। जैसे अगर व्हाट्सएप देखें तो हम लोग पीपल जो हैं उसके एंटिटीज हैं, हम इधर से मैसेज कर रहे हैं, वो कोई उधर से रिप्लाई कर रहा है, हम आपस में कॉल कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, तो मतलब हम एंटिटीज या स्टेक होल्डर ही उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोगों ने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल करना है उनको डिफाइन करना, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर क्लासेस बना के करेंगे तो हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सही है? इसमें इतनी किसी को कन्फ्यूजन? तो हम जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज ज्यादा हैं, तो हम हमेशा उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाएंगे। और अगर हमारा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, 2-3 काम उसमें करने हैं, 3-4 एपीआई बनानी है, या कोई एक एआई का मॉडल यूटिलाइज करना है, तो वो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी उसको कर दें या कोर पाइथन में भी लिख दें उसको, तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। सही है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश करेंगे हम क्लासेस बना के ही कोड करें। मेन हम हर एंटिटी को पहले प्रॉपरली डिफाइन करें, फिर हम उसको जो है वो रन करें। सही है? अच्छा, अब किसी भी एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास का कीवर्ड यूज करना है। पहले हमें क्लास बनानी है। अच्छा, हम बनाएंगे क्लास जस्ट लाइक हम बनाते हैं क्लास कार की। अच्छा, उसके बाद हम कॉलन लगा के फॉर इंट्रोडक्शन दे के हम उसकी लॉजिक्स लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब हम इसकी लॉजिक लिखेंगे तो हम एक एंटिटी की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले बताया आपको 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक उसके एट्रीब्यूट और दूसरे फंक्शंस या एक्शंस। ये 2 चीज़ें किसी भी एंटिटी के अंदर होती हैं कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं और कुछ फंक्शंस रहते हैं। जैसे कार एक ऐसी एंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उसका ब्रांड कौन सा है, उसकी प्राइस क्या है, उसके व्हील कितने हैं, उसके
डोर्स कितने हैं, ये उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और कुछ उसके फंक्शंस रहते हैं, जैसे कार को ड्राइव करना, कार को स्टॉप करना, कार को ऑन करना, कार को ऑफ करना, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अगर हमें कोई ऐसी एंटिटी बनानी है जिसकी कोई क्लास जो है वो कार है और उसके अंदर ऐसे मल्टीपल मतलब एक एंटिटी कार है, अगर हमें उसको डिफाइन करना है तो हमें उसमें दो ही चीजें हमेशा डिफाइन करनी है, या एट्रीब्यूट या फंक्शन। वो दोनों चीजें हम डिफाइन करने का हमारे पास तरीका है। अच्छा, फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ कीवर्ड लगा के आगे हम कोई भी फंक्शन लाइक ड्राइव हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उसके आगे फिर हम उसमें कुछ भी चीज रिटर्न कर सकते हैं। कोई भी काम करके उसके बाद हम उसमें रिटर्न लगा सकते हैं, मतलब ड्राइव स्टार्टेड या कुछ ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया, ये मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अब इस क्लास कार के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव। इतनी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इस कार के कुछ होंगे एट्रीब्यूट्स। क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, वो जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमें हर फंक्शन के सेल्फ, यानी कि जो हर फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होगा ना उसको हम सेल्फ बोलेंगे। उसको कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी, लेकिन उसका नाम पाइथन की दुनिया में स्टैंडर्ड एक चलता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। सेल्फ मतलब इस कार के एट्रीब्यूट्स वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, अभी चूंकि हमने कोई डिफाइन नहीं किया तो सेल्फ में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ डिफाइन करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे मिलने लग जाएंगे। अच्छा, आप दूसरे पैरामीटर जो नॉर्मली आर्गुमेंट्स आप पास करते हैं, लाइक आपने कार को स्टार्ट करने के लिए मे बी कुछ भी आपने पास करना है, ड्राइवर उसका कौन सा है वो पास अगर करना है तो वो हम पास कर देंगे पैरामीटर, और उसको हम सिंपली मतलब यहाँ पे कह देंगे कि ड्राइवर स्टार्ट ड्राइविंग। ठीक है, तो वो हमने मिक्स करके एक स्ट्रिंग जो है वो हमने बना ली है। तो ये जो पैरामीटर है वो जो मैंने पीछे से रन टाइम में उसको पास किए, और ये जो पहला पैरामीटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रीब्यूट को, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट को जो हमने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बनाए हैं। अभी हमने कोई भी नहीं बनाए तो इसलिए हमें कुछ खास उसमें मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, जिस तरह हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं उस तरह हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। उसका सिंटैक्स क्या है? डेफ अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर कोलन। अच्छा, उसके अंदर हमें मल्टीपल चीजें मिलेंगी। लाइक पहले पैरामीटर में तो हमें पता है कि हमें सेल्फ मिलेगा। सेल्फ में वो लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट होंगे जो हम इस पर्टिकुलर क्लास में क्रिएट करेंगे। दूसरे हम कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, मे बी हम बोल सकते हैं ब्रांड, मे बी प्राइस, हम दो चीजें अभी के लिए रख देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब इस क्लास के वो एट्रीब्यूट क्रिएट करने हैं। मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड और सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने रन टाइम पे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी देखो, हमने ये समझो एक फंक्शन ही बनाया जिसका नाम मैंने ये रखा है। नॉर्मली हमने फंक्शन बनाया ना जिसका नाम मैंने ड्राइव रखा है। इस तरह फंक्शन स्टार्ट स्टॉप भी बना सकता हूं। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट रखा है, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ रहा है उसके अंदर। बात समझ आ गई? और उसके बाद उसके पैरामीटर डिफाइन है। इसमें कितने पैरामीटर डिफाइन किए? 3। अच्छा, पहले में मिलेगा मुझे सेल्फ, दूसरे में ब्रांड और तीसरे में प्राइस। इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पहले का नाम हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। हर क्लास का जो पहला फंक्शन का पहला पैरामीटर है वो हमेशा क्या होगा? सेल्फ होगा। उसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि सब पाइथन की दुनिया में सब लोग सेल्फ ही रखते हैं तो हम भी सेल्फ रखेंगे। इसका मतलब क्या है? इस सेल्फ के पैरामीटर के अंदर आपको इस पर्टिकुलर क्लास के जितने एट्रीब्यूट हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो नन मिल जाएगा। अब अगर एट्रीब्यूट डालने हैं, आपने खुद से इस क्लास के एट्रीब्यूट बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दो। यार जरूरी नहीं कि आपने इधर से वैल्यू लेनी है। अगर लेट्स सपोज आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करो? सेल्फ डॉट इक्वल टू
आप उसको कह दोगे मे बी होंडा और कुछ भी प्राइस रख दो। इतनी बात समझ आ गई आपको कि हमने क्या किया कि सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट प्राइस। हमने बोला ये कि सेल्फ का मतलब है कि लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। अगर आपने ये दो एट्रीब्यूट यहाँ पे बना दिए हैं, अगर मुझे ड्राइव के अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट गेट करने हैं तो मैं किस तरह से करूंगा, कैसे मुझे वो एट्रीब्यूट मिलेगा? अगर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट लेना है, लाइक मुझे ब्रांड चाहिए, मैं लिखूंगा माई ब्रांड इक्वल टू, मैंने अगर माई ब्रांड के वेरिएबल में डालना है उसको, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड। अब ये सेल्फ का मतलब मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट होंगे? इस वक्त इसमें कितने एट्रीब्यूट होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कौन कौन से? ब्रांड और प्राइस। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमने इन दोनों को यहां पे डिफाइन किया है, क्रिएट किया है। तो जब आप एक दफा कभी भी सेल्फ डॉट करके इक्वल टू डाल के कोई भी वैल्यू डाल देंगे, वो वाला एट्रीब्यूट उस क्लास का एट्रीब्यूट बन जाएगा। फिर आप उसको किसी भी फंक्शन के अंदर गेट कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट क्लास का क्रिएट करना चाहते हो, सेल्फ डॉट मे बी डोर्स, तो मैं कह दूंगा 4। अब हमने एक और इसका एट्रीब्यूट बना दिया। अब इस क्लास के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो गए? 3। कौन कौन से? ब्रांड, प्राइस और 2 को हमने इनिट वाले यानी कि इनिशियलाइज वाले फंक्शन में क्रिएट किया है या कंस्ट्रक्टर में क्रिएट किया। 1 को हमने ड्राइव वाले फंक्शन में क्रिएट किया है। इतनी किसी को कन्फ्यूजन? बात समझ आ गई? अच्छा, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितने भी हमें एट्रीब्यूट डिफाइन करने होते हैं, हम हमेशा इनिट वाला जो इनिशियलाइज वाला फंक्शन है ना, यानी कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर हम वो अपने सारे एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। हमने अभी 2 किए। अगर आपने डोर्स भी करना था तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का एक फर्क है। फर्क ये है कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट वाला फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमें चलाना नहीं पड़ता है। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता है। कब चलता है? जब हम इस क्लास को यूज करना शुरू करेंगे। अब ये फंक्शन ड्राइव हमें चलाना, देखो नॉर्मली हमने कंसेप्ट सीखा था कि हर फंक्शन को हमें चलाना पड़ता है। यही कंसेप्ट सीखा था ना कि फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है। अब अगर मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा है तो इसका मतलब है कि मुझे फंक्शन को चलाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्लास ऑटोमेटिकली चलाती है। जब क्लास इसको ऑटोमेटिकली चलाएगी, कब चलाएगी? जैसे ही इस क्लास का इंस्टेंस बनेगा। इंस्टेंस बनने का क्या मुराद है? जब इस क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या इसकी डिक्शनरी बनाएंगे, अगर आप और सिंपल जबान में आप इसको कन्वर्ट करें, उस वक्त हमारी क्लास का ये वाला ये जो क्लास है ये एक एक्चुअल एक्टिव सिचुएशन में आएगी। देखो, जो हम नक्शा बनाते हैं, क्या वो बिल्डिंग होती है? वो क्या होता है? वो पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। क्या वो रनिंग फॉर्म या कोई एक्टिव सिचुएशन होती है? नहीं, वो पैसिव सिचुएशन होती है। पैसिव मतलब वो एक जस्ट हमने चीजों को लिख के रखा है, डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा, इस वक्त जो हमने ये क्लास लिखी है ना, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है, ये इसकी पैसिव सिचुएशन है। पैसिव मतलब ये अभी ये चल नहीं सकती है, ये नक्शे की तरह, ये प्लान की तरह, ये चेंज नहीं होती है। मतलब ये बस लिख के हमने यहाँ पे डिफाइन करके रख दी है, ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली नहीं होगी। ये कब ये एक्टिव हालत में आएगी? जब हम इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे। इस क्लास का क्या करेंगे? इंस्टेंस बनाएंगे, तो फिर ये क्लास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? रनिंग फॉर्म में आ जाएगी और फिर हम इसके अंदर लिखी हुई चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ये रनिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस ये जो हमने क्लास बनाई है, ये जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ये जो हमने प्लान डिफाइन किया है, जब हम इसको रनिंग फॉर्म में एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो
एग्जीक्यूशन करने के बाद हर फंक्शन हमें खुद से कॉल करना पड़ता है क्लास का। लेकिन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एक ऐसा फंक्शन है जिसको मुझे खुद से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो ऑटोमेटिकली चल जाता है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये मैंने एक बेसिक क्लास, अभी आपको मजीद समझ आएगी जब मैं इसको रनिंग फॉर्म में लेके जाता हूं। अब हम इसकी बनाएंगे कार 1 और हम कहते हैं कार, और इसको बस हम ऐसे कॉल करते हैं। अभी जो ये जो चीजें थी ये चलाई थी नहीं थी मैंने। अब मैंने क्या है, क्लास को कार को जिस तरह फंक्शन नहीं हम कॉल करते हैं ऐसे मैंने कॉल कर दिया। अब ये सारी चीज चल गई है। जब ये सारी चीज चली है तो होगा क्या कि ये जो वेरिएबल बनेगा ना, ये एक तरह की डिक्शनरी बन जाएगी और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें सारे एट्रीब्यूट और फंक्शंस होंगे। तो इस वक्त हमारी कार के अंदर, कार वाले क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं? 3 एट्रीब्यूट है। और फंक्शन कितने हैं? 2 फंक्शन है, लेकिन उसमें से एक फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता है और एक फंक्शन हमें चलाना पड़ता है। तो जो अंडरस्कोर इनिट वाला ये ऑटो चल जाएगा, तो इसका कोई हमें वो नहीं मिलेगा फायदा, और ये जो दूसरा फंक्शन है ये हमें चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं इतनी इसको प्रिंट करता हूं इस वक्त कार को, तो हम देखेंगे कि हमें क्या चीज जो है वो प्रिंट होती है। हमने कार जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली है कार करके। अच्छा, अब इसके अंदर जो पैरामीटर जा रहे हैं ना, वो हम यहां से भेज सकते हैं। लाइक मैंने अगर आपने भेजना है, मैंने अगर यहां से भेजना है होंडा ब्रांड और प्राइस, कुछ भी प्राइस मैंने भेज दी यहां से, और वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे। और इसकी जगह पे हम, चलो इसको हम ब्रांड रख लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं प्राइस। ठीक है। अब ये जो हमने एक कार का इंस्टेंस बनाया था, वो इंस्टेंस हमारा ऑटोमेटिकली ये मतलब जब हम इंस्टेंस बनाएंगे तो ये फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली चलेगा। जब हमारा ये फंक्शन चलेगा तो वो हमारे इस क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट बना देगा, ब्रांड, प्राइस और डोर्स, और एक उसके अंदर जो है वो फंक्शन बना देगा दैट इज कॉल्ड डोर। तो अगर मैं इसमें इस वक्त करूंगा ब्रांड, तो क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो होंडा ब्रांड आने लग जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, पाइथन 3 क्लास 15.py होंडा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस को कॉल किया है, 2 इंस्टेंसेस को। अच्छा, एक इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली चलेगा, वो तीनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल देगा और एक ब्रांड फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको ओवरऑल को प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, ये हमारे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस बना देगा और उसके अंदर वो सारी चीजें शामिल होंगी। कौन कौन सी होंगी? डॉट ब्रांड करेंगे, ब्रांड मिलेगा मुझे। कार 1 डॉट प्राइस करेंगे, प्राइस मिलेगी। कार 1 डॉट डोर्स करेंगे, डोर्स मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे कार 1 डॉट ड्राइव करते हैं और कहते हैं कि नवीद जो है वो ड्राइवर होगा, तो इसकी भी हम आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमें पहले होंडा ब्रांड मिल गया, फिर उसकी प्राइस मिल गई, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ डोर्स मिल गए। फिर मैंने फंक्शन को कॉल करके उसकी आउटपुट को आउटपुट में सेव किया था और ये पूरी आउटपुट बन रही है, नवीद स्टार्ट ड्राइविंग होंडा।
क्यों आ रहा है ऐसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया था। ये देखें, तो अब अगर आप लोग देखो तो इस कोड को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने जो डेफ इनिट करके फंक्शन है वो हमने नहीं चलाया। जब हम कार के अंदर ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, तो जब हम यानी कि कार के क्लास को कॉल करते हैं या उसका इंस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त जो मैं पैरामीटर पास करता हूं वो मेरे इस इनिट को जाते हैं, जो कि यानी कि जैसे ही कार के ऑब्जेक्ट को आप कॉल करोगे तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो उसके अंदर ये दो हमारे जो हैं वो प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएंगी उस क्लास के अंदर, और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास कार का ऑब्जेक्ट आ रहा है कार1, उसके अंदर से मैं प्रॉपर्टीज अगर लेना चाहूँ तो डॉट ब्रांड डॉट प्राइस डॉट डोर्स करके ले सकता हूँ। अगर फंक्शन करना चाहूँ तो मैं डॉट फंक्शन का नाम लिख के उसको भी पैरामीटर भेज सकता हूँ, और उसको भी ऑटोमेटिकली दो पैरामीटर मिलेंगे। पहले में सेल्फ मिलेगा और दूसरे में जो मैं यहां से पास कर रहा हूं स्ट्रिंग वो मिल जाएगी ड्राइवर। अब सेल्फ के अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये तीनों प्रॉपर्टी थी। तो उसमें से मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड को माई ब्रांड में सेव कर लिया है। ड्राइवर मैंने पीछे से ये वाला इनपुट किया था, तो ड्राइवर प्लस ये वाली स्ट्रिंग मैंने हार्ड कोड की है, और उसके बाद माई ब्रांड मतलब जो सेल्फ डॉट ब्रांड से आया है, तो इससे हमारी एक स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। बात समझ आई? तो हुआ क्या एक्चुअली कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास का एक इंस्टेंस बन गया जिसमें चीजें आई हैं। मैं आपको थोड़ा ड्रा करके दिखाता हूं, फिर आपको शायद ज्यादा बेटर क्लैरिटी में समझ आए। देखो, हमारे पास हमने एक क्लास बनाई है, ये वाली, ये हमने एक बनाई है क्लास, और उसके अंदर हमने इसके बनाए हैं अच्छा, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने अभी तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, एक ब्रांड, प्राइस और डोर्स, और एक फंक्शन बनाया है ड्राइव का। तो ये एक्चुअली इस वक्त तीन प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल है, क्लास और एक फंक्शन पे। तीन प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल है और एक फंक्शन पे मुश्तमिल है ये वाली क्लास जो है। सही है? अच्छा, अब जब इसका हम ये क्लास कार जो हमने बनाया है, जब हम इसको कॉल करते हैं यहां पे ऐसे, तो होता क्या है कि इस क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किए हैं और जितने फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि इसके आगे जो मैंने वेरिएबल लगाया ना यहाँ पे car1 इक्वल टू, तो उससे क्या हुआ है कि इसके अंदर जितने एट्रीब्यूट और फंक्शंस थे वो इसका पार्ट बन गए। तो यानी कि इसके अंदर ब्रांड भी आ चुके हैं, इसमें प्राइस भी आ चुकी है, डोर्स भी आ चुके हैं और ड्राइव भी आ गया। ये इसका एक मैंने इंस्टेंस बनाया है। अच्छा, अगर मैं इसका एक और इंस्टेंस बनाता हूं और उसको कहता हूं car2, और उस वक्त उसका जो ब्रांड चेंज करके मैं कर देता हूं टोयोटा, और उसकी प्राइस भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो car2 बना है, समझो ये car2 ये वाला इंस्टेंस बना है। अच्छा, इसमें भी क्या क्या चीजें होंगी? सेम यही चीजें इसमें भी होंगी, ये वाली। अच्छा, अगर मैं एक और इंस्टेंस बनाता हूं इसका car3 करके, अगर ये मैं इंस्टेंस बनाता हूं तो इसमें भी क्या चीजें होंगी? इस वाले इंस्टेंस में भी क्या आ जाएगा? सेम वही चीजें इस वाले इंस्टेंस में भी आ जाएंगी, car3। तो यानी कि एक ही क्लास को हम मल्टी टाइम कॉल कर सकते हैं, और हर दफा जब ऑब्जेक्ट बनेगा
उस ऑब्जेक्ट में सेम वो सारी चीजें होंगी जो उस कार का या उस क्लास का पार्ट थी, और उसमें क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट या एक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने एक क्लास कार बनाई है, उसका टोयोटा होंडा बना दिया है, सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं अब ये करता हूं कि इसका जो ब्रांड है वो बनाने के बाद मैं कहता हूं कि सेल्फ ड्राफ्ट जो ड्राइव डोर्स थे इसके अंदर वो तुम 3 कर दो, या वो डोर भी हम पीछे से पास करेंगे। अच्छा, अब वो डोर हम यहां से पास करेंगे मे बी 3, या इसमें, सॉरी इसमें तो नहीं पास होगा, ये जिधर हमने ड्राइवर पास किया उसके साथ। अच्छा, अब जब मैंने कार 1 का ड्राइव करके उसका जो है वो सेल्फ ड्राफ्ट डोर्स को 3 कर दिया है, तो इस वक्त अगर मेरा प्रिंट आता है, लेट्स सपोज ये मैं खत्म कर देता हूं, तो इस वक्त मेरा प्रिंट क्या आना चाहिए? मेरा प्रिंट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 क्यों आया है? देखो, हमने क्या कहा है कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, सही है। फिर कार 1 डॉट ड्राइव क्यों, एक फंक्शन उसका कॉल किया जो कि हमने क्लास के अंदर लिखा था, वो कितने पैरामीटर ले रहा है? 3। पहले में क्या होगा? पहले में तो ऑलवेज सेल्फ ही होगा, क्योंकि वो उसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट हमें मिलेंगे। दूसरे में ड्राइवर जो मैं इसको देखो ये 2 पैरामीटर भेज रहा हूँ, अगर अलग फंक्शन 3 ले रहा है, ओके, पहले में ऑटोमेटिकली वो क्लास के एट्रीब्यूट हमें देगा। दूसरे में क्या होगा, हमें ये वाला पैरामीटर मिल जाएगा दूसरे में, इधर जो आर्गुमेंट नवीद पास किया हमने। तीसरे में डोर मिलेगा जो मैंने यहां से पास किया। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करने से पहले प्रिंट करता हूं कार 1 डॉट डोर्स, तो मुझे क्या मिलेगा आपके ख्याल में? क्या मिलेगा? हमें वैल्यू 4 मिलेगी, और अगर मैं उस फंक्शन को कॉल करने के बाद उसको प्रिंट करता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ है भला? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब मैंने इस क्लास का इंस्टेंस बनाया था ना, यानी कि कार को कॉल किया था, जब मैंने होंडा और प्राइस वैल्यू पास की थी, ब्रांड इसमें क्या था, प्राइस इसमें क्या था, वो दोनों चीजें उसने सेट की, और डोर्स को उसने हार्ड कोड वैल्यू 4 दी। अच्छा, जब ये चला था तो उस वक्त कार के अंदर जो डोर्स की वैल्यू थी वो 4 थी, लेकिन जब हमने बाद में अपना फंक्शन चलाया और अपना फंक्शन चला के उस डोर की वैल्यू को क्या कर दिया, जो मैंने यहां से पास की यानी कि 3 कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस के अंदर, यानी कि जब मैंने इस डोर को चलाया यहां पे उसके अंदर 3 किया है, तो एक्चुअल में इस क्लास में वैल्यू स्टिल डोर की 4 ही पड़ी है, यहां पे 4 ही है, लेकिन इसके चलाने के बाद मैंने इस इंस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू को क्या कर दिए 3। क्या ये इसको इंपैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि वो एक सेपरेट से इंस्टेंस है, जब वो चलेगा उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 4 ही रहेगी, क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया होगा। लाइक मैं कार 2 चलाता हूं और मैं प्रिंट करता हूं कार 2 डॉट डोर्स, उस वक्त देखो कार 1 डोर 4 आया, फिर मैंने अपडेट किया, फिर मुझे 3 मिला। जब मैंने कार 2 डॉट डोर किया तो मुझे फिर 4 ही मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं तो वो इस क्लास की कॉपी बनता है, जो क्लास की करंट हालत होती है उसकी कॉपी बन जाती है। उसके बाद अगर इंस्टेंस फंक्शन अपने चला चला के एट्रीब्यूट को चेंज करेगा, नए एट्रीब्यूट ऐड करेगा, किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करेगा, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमें इफेक्ट नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमें इफेक्ट नहीं, यानी कि एक अगर जो चीजें क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है और जो इनिट फंक्शन में हमने डिफाइन की हैं वो तो सब इंस्टेंस को चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक वैल्यू अपडेट हुई है तो वो दूसरा जो एट्रीब्यूट है या दूसरा जो इंस्टेंस है
उसके अंदर वो एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। बात समझ आ गई? यानी कि इनिट में जो चीजें हमने डिफाइन की हैं वो तो जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस वक्त मुझे जो चीजें मिलेंगी वो हमारा इंस्टेंस बन जाएगा उससे, और जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं उसका कोई भी फंक्शन चला के उसको चेंज करता हूं, उसकी वैल्यूज को, यानी कि उसके एट्रीब्यूट को चेंज करता हूं, तो उससे क्या होता है कि वो दूसरे इंस्टेंस यानी कि कार 1 कार 2 को अफेक्ट नहीं करेगी, कार 2 कार 3 को अफेक्ट नहीं करेगी, या कार 1 को अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, उस ऑब्जेक्ट में 3 हो जाएगा। अगर मैं कार 2 में कर देता हूं 5, मैं कहता हूं कार 2 डॉट डोर्स सॉरी डॉट ड्राइव, और इसको मैं कर देता हूं 5, तो क्या होगा? ये जो 5 है ये सिर्फ इस वाले इंस्टेंस में होगा। कार 1 में स्टिल अभी भी क्या है? 3 ही रहेगा, पहले 4 था 3। अब और इसके पास क्या होगा? 4। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया ना, तो उसको 5 कर दिए, इसको 3 कर दिया, और इसमें क्या है? अभी भी 4 ही। अगर मैं कार 3 भी चलाता हूं और उसके डोर्स गेट करता हूं तो मुझे वो क्या मिलेगी वैल्यू उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 4। पहले इसकी वैल्यू मिली थी 4 पहले कार 1 की, फिर मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके क्या किया है? मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके किया है 3, तो 3 मिल गई। फिर प्रिंट कार 2 की मुझे वैल्यू 4 मिल रही थी, फिर वैल्यू मैंने उसकी चेंज किया, उसको मैंने प्रिंट नहीं किया था। उसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो फिर मुझे 5 मिलेगी, और उसके बाद 4 ही मिलेगी, क्योंकि कार 3 में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर हम पहले वाले प्रिंट खत्म कर देते हैं तो वो हमें फिर एक्चुअल में हमारी वैल्यूज मिलेंगी 3, 5, 4। इनट में और यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब ये है, देखो इनट वो स्टेट है जो जिसको हम नहीं चलाते हैं। ये क्लास इसको ऑटोमेटिकली चलाती है। कब चलाती है? जब हम इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस वक्त जो हम पैरामीटर देते हैं वो एक्चुअली कहाँ पे हमें मिलते हैं? इनिट में मिलते हैं, और उसके अंदर हम सारी इनिशियलाइजेशंस कर लेते हैं। अब देखो ये वाला फंक्शन मैं खुद चला रहा हूँ, अगर सम टाइम मैं चला रहा हूँ, सम टाइम मैं नहीं चला रहा, तो इससे क्या हो रहा है कि जब मैं नहीं चला रहा तो वैल्यूज डिफर आएंगी, जब मैं चला रहा हूं तो फिर वैल्यू डिफर आएंगी। तो इसलिए उन्होंने इनिट एक फंक्शन बना दिया है, जिसका मतलब ये है, एक स्टैंडर्ड बना दिया हमारे लिए कि ये एक फंक्शन है जो जब भी क्लास का इंस्टेंस बनेगा ऑटोमेटिकली चल जाएगा, और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, आपकी वैल्यू सेट हो जाएंगी एट्रीब्यूट्स के अंदर, और उसको आप अपने इंस्टेंस में यूज कर सकते हो। सर अगर इसके बाद और भी फंक्शन में है तो सेल्फ को उसमें एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, सेल्फ को हर एक में एक्सेस है कि मैंने ड्राइव में किया है। अगर आप स्टार्ट बनाते हो, डेफ स्टार्ट, उसमें भी पहला पैरामीटर क्या होगा? सेल्फ होगा। अगर आपने कोई दूसरा लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। आप उसको कह दोगे सेल्फ डॉट ब्रांड स्टार्टेड। डेफिनेटली या तो मुझे इसको एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा या फिर मैं कनकैटिनेशन कर दूं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? तो अब इसमें मुझे सेल्फ डॉट ब्रांड भी मिल जाएगा, सेल्फ डॉट कुछ भी मिल जाएगा, जो भी आपने लेना है। तो सेल्फ पहले पैरामीटर में हर वो चीज मिल जाएगी जो उस क्लास का हिस्सा है। जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी फंक्शन है, सब इसमें मिल जाएंगे, और जो मर्जी कॉल कर सकते हैं। सही है? सेल्फ जरूरी नहीं है, इधर इसको ए कर लो, अगर ए करोगे तो फिर इधर भी ए करोगे, तो उससे मीनिंग नहीं आता। सेल्फ का मतलब ये है कि सेल्फ एट्रीब्यूट, सेल्फ क्लासेस, सेल्फ एक क्लास के सेल्फ एट्रीब्यूट, यानी कि उसके अपने एट्रीब्यूट, एक इंस्टेंस के अपने एट्रीब्यूट, एक क्लास की, इसलिए वजह से उन्होंने उसका सेल्फ स्टैंडर्ड रखा है। ये जरूरी नहीं कि सेल्फ ही नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सब लोग इसका नाम सेल्फ ही बोलते हैं, इसको सेल्फ ही रखते हैं।
बात समझ आ गई? तो क्लास कैसे डिफाइन करनी है, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफाइन करने हैं, या इंस्टेंस कैसे बनाने हैं, इंस्टेंस में फंक्शंस कैसे बनाने हैं, समझ आ रही है? नॉर्मली एक और स्टैंडर्ड भी टर्मिनोलॉजी भी होती है कि अगर एक क्लास है हमारे पास तो उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस लिखे जाते हैं हम उनको मेथड्स बोलते हैं। नॉर्मली जो फंक्शंस क्लास के बाहर लिखे जाते हैं उनको हम फंक्शंस ही बोलते हैं, जो फंक्शन क्लास के अंदर लिखे जाते हैं इसको हम मेथड्स बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा क्लास के मेथड्स हैं। तो अगर कोई क्लास हम बना रहे हैं उसके अंदर जो फंक्शन लिखे जाएंगे हम उनको मेथड्स बोलेंगे, जो उससे बाहर लिखे जाएंगे हम उनको फंक्शंस बोलेंगे। सही है? तो ये भी समझ आ गया कि सेल्फ का क्या मतलब है, और हमें सेल्फ में कुछ भी हम गेट करना चाहें वो गेट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें, कोई वैल्यू अपडेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी नया एट्रीब्यूट मतलब आपने स्टार्ट के अंदर कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है तो कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट उसका नाम रख देंगे, उस एट्रीब्यूट का जो मर्जी आप रख दें, ABC रख दें, कुछ भी रख दें और उसकी वैल्यू दे देंगे, तो एक ये नया एट्रीब्यूट बन जाएगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया था कि इनिट और इसमें क्या फर्क है, अब ये एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप स्टार्ट को कॉल करोगे उसके बाद ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनिट एक ऐसा फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट शुरू में चल जाता है, तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि जो भी हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं हम स्टार्ट में डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसको रीयूज करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं। ये अभी स्टार्ट का फंक्शन जब चलेगा तो होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट नन मिलेगा। क्लास का हिस्सा है वो। क्यों क्लास का हिस्सा है? अगर आप देखो तो हमें इंडेंट किया हुआ है इनको, यानी कि इस क्लास के अंदर अब कितनी चीजें शामिल हैं। अगर आप अभी करंट स्टेटस में देखो तो ब्रांड, प्राइस, स्टोर, दो चीजें ये, तीन चीजें ये और एक ABC, 4 एट्रीब्यूट हो गए। और फंक्शन कितने हैं? 3 फंक्शन है, एक ऑटोमेटिकली चलता है और 2 को हमें चलाना पड़ेगा, ड्राइव और स्टार्ट, और एक ऑटोमेटिकली चल जाएगा जिसको हम इनिट बोल रहे हैं। समझ आ गई आपको? तो हमने क्या किया है कि जब सबसे पहले हम जब भी हमें कोई एंटिटी बनानी है हम उसकी पहले एक क्लास बनाएंगे, उससे फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे या इंस्टेंस बनाएंगे, उसमें हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें से हम डॉट डॉट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो मर्जी चलाएं। आपने फंक्शन देखो, ये एक फंक्शन आपको मिल गया है, इसमें आप कोई इफ लगाएं, इसमें आप इफ लगा लें कोई, उसमें आप कुछ और लगा लें, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहते हैं। इफ लगा लें, लूप चला लें, कंडीशन लगा लें, जो आपका दिल कर रहा है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, वो इसका इशू नहीं। लेकिन जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जितनी भी एंटिटीज होंगी पहले हम उनकी क्लासेस बनाएंगे, फिर उन क्लास से हम उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे या डिक्शनरीज बनाएंगे, उसकी बेस के ऊपर फिर हम उनकी वैल्यू, हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे, चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लॉगिन करना है तो लॉगिन की एक क्लास बन जाएगी, साइन अप करना है उसकी एक क्लास बन जाएगी, मैसेज सेंड करना है तो मैसेजेस की क्लास, कॉलिंग की क्लास, वीडियो की क्लास, उसमें वीडियो रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये मेजर लेवल पे डिवीजन ही कर रहा है ना फंक्शनैलिटी के लिहाज से हमारी एप्लीकेशन को। ज़्यादा अलग से एंटिटी बनेगी, उनकी भी क्लासेस बनेंगी पहले। उनके पैरामीटर लेदर से, अब लेदर से जब उनकी क्लास ही लेदर बनाओगे तो उनके फिर लेदर चीज़ें डिफाइन होंगी ना। जब 2 क्लासेस हैं, आप जो मर्जी उसके सेल्फ के आगे उसका नाम, ईमेल कुछ भी रख लें, तो आप यानी कि अब हम टीचर की अगर क्लास बनाते हैं तो उसमें पहला फंक्शन इनिट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो आ जाए, सेल्फ डॉट नेम। हम अगर हमने कॉल करते हुए पैरामीटर लेने हैं तो हम इधर से ले लेंगे नेम, ईमेल और
उसका जो है वो, और टीचर का क्या होता है, नेम, ईमेल, एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, सैलरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर अगर आपने उसको सेट करना है, इन सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करना है, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, सेल्फ डॉट एजुकेशन इक्वल टू एजुकेशन, सेल्फ डॉट अब फंक्शन इसके बना सकते हैं। अगर इसकी जितने भी एक्शंस होंगे, इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसका जो है वो हमें कोई इसकी डिटेल गेट करनी है, गेट टीचर डिटेल, कैलकुलेट टीचर सैलरी, इस तरह के हम जितने भी फंक्शंस डिफाइन करने चाहें फंक्शन डिफाइन करेंगे। फिर उनके क्लास का जब हम इंस्टेंस बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पास आउट करेंगे, उसका फिर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको हम फिर फर्दर जगह पे चाहें यूटिलाइज करेंगे। सही है। इसी तरह अगर स्टूडेंट का बनाना है तो हम उसकी क्लास बना सकते हैं। और आइडिया ये है कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं सब की हम पहले क्लासेस बनाएंगे, फिर उनके इंस्टेंसेस बनेंगे, उन इंस्टेंसेस को यूज़ करते हुए हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, रेदर देन कि हम डायरेक्टली डिक्शनरी बनाएं और डाटा सेव कर दें। सही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो? उसकी अलग अलग से बनाएंगे, एक में भी कर सकते हैं, उसकी टाइप या कोई कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, तो लहदा लहदा भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं तो लहदा लहदा कर लें, अगर माइनर एक आधा डिफरेंस है तो उसी में टाइप डिफाइन करके कर सकते हैं। फंक्शन में दे लें या इनिट के अंदर ही हम डिफाइन कर लेंगे ना इधर, मतलब ये किस तरह का स्टूडेंट है, लाइक उसकी टाइप क्या है, तो उसकी सेल्फ डॉट टाइप भी साथ ही सेट कर देंगे। नेक्स्ट उसके फंक्शन बना देंगे, गेट पासपोर्ट या इस तरह की चीज़ें, तो वो या सेट पासपोर्ट उसको हम सेट कर देंगे। एक क्लास के अंदर क्लास नहीं हो सकती है, एक क्लास के अंदर एक क्लास को हम किसी दूसरी क्लास से इनहेरेंट कर सकते हैं। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि हम अगर एक क्लास का सारा रिकॉर्ड किसी दूसरी क्लास को देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि जो भी इनहेरिटेंस होती है पेरेंट टू चाइल्ड। नॉर्मली अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो जो हमारे पेरेंट्स हैं हम उनसे इनहेरेंट हुए हैं। मीन क्या है कि हमारे पास उनके जो भी एसेट्स हैं वो अल्टीमेट हमारे एसेट्स हैं। तो ये डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की कि जो भी कुछ पेरेंट के पास है वो अल्टीमेट चाइल्ड के पास ही आएगा या आता है। तो इनहेरिटेंस इस तरह से काम कर रही है। तो अगर हम इसको पास आउट करेंगे, अगर हम कहते हैं कि कार का जो भी डाटा है वो इस क्लास टीचर को, यानी कि क्लास टीचर इस क्लास कार को इनहेरेंट कर ले, इसका मतलब ये कि कार के अंदर जो कुछ भी आपने सेव किया है उसमें शायद 4-5 हमने प्रॉपर्टी सेव की थी या एट्रीब्यूट सेव किए थे, कुछ फंक्शंस बनाए थे, वो सारे के सारे क्लास टीचर का भी हिस्सा बन जाएंगे। जब हम क्लास टीचर को कॉल करेंगे, यानी कि हम जब क्लास टीचर को कॉल करेंगे जब हम इसको कॉल करेंगे ऐसे, तो उसमें हम वो सारी इंफॉर्मेशन पास करेंगे, नेम, ईमेल और सारी चीज़ें। और जब ये टीचर वन मेरे पास आएगा तो इसमें वो सारी चीज़ें भी होंगी जो टीचर वाली क्लास में हमने डिफाइन की हैं और वो सारी भी होंगी जो हमने कार में डिफाइन की है। तो ये इनहेरिटेंस हुई कैसी है कि टीचर के साथ हमने, जिस तरह इसके साथ हमने कुछ भी ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और उसके साथ उस क्लास का नाम लिख रहे हैं जिसको आपने इनहेरेंट करना है। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। उसका मतलब ये है कि
जो कुछ भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज या फंक्शंस हैं वो सारे के सारे चाइल्ड को भी शिफ्टेड हो जाते हैं, चाइल्ड को भी मिल जाते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक पिलर भी है, 4 पिलर्स हैं एक्चुअली उसके। उसमें से एक पिलर जो है हमारे पास जो है इनहेरिटेंस है। ज़हन में नहीं आ रहा है। एक और भी है कि इसके 4 पिलर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो अभी हम इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस को भी, इनकैप्सुलेशन को, एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी थोड़ी टेक्निक चेंज होती हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन काम है ना, वो क्लासेस बनाना है। बस इन्हीं क्लासेस को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इनहेरिटेंस में मतलब हमने उसी एक क्लास को दूसरी क्लास का चाइल्ड बना दिया, मतलब पेरेंट की सारी चीज़ें ले ली हैं। फिर इसी तरह इनकैप्सुलेशन में या पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन में छोटे छोटे चेंजेस हैं, उसकी मदद से हम और रिफाइन कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को। लेकिन मेन थीम ये है कि अगर हम क्लासेस बना रहे हैं, इट मीन्स वी आर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हमें क्लासेस बनाना ही है। लेकिन क्लासेस बनाने के लिए भी सबसे पहले हम उसकी क्लास डायग्राम बनाते हैं। जो रियल वर्ल्ड में काम चलता है ना, वो इस तरह की क्लास डायग्राम बनती हैं। उसमें हम सारे फंक्शंस डिफाइन करते हैं और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। यानी कि पहले हम ये क्लास डायग्राम बनाते हैं, उस क्लास डायग्राम को देखते हुए हम कोड में क्लासेस बनाते हैं, और उन क्लासेस को देखते हुए फिर हम सारा कोड लिखते हैं। फिर हम उनके इंस्टेंसेस यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर वो आपस में मिलके चलते हैं, तो हमारा एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये हमारा मेन गोल होता है। तो जब भी हम कोई भी सिस्टम ड्रा करते हैं, तो हम इस तरह पहले उसकी क्लास डायग्राम ड्रा करते हैं। तो जब वो क्लास डायग्राम बन जाती है, उसमें फिर वो सारे रिलेशन भी समझ आ रहे होते हैं कि ये क्लास इसकी चाइल्ड बनेगी, या ये इसका इससे ये रिलेशन होगा, इससे ये वाली चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ये चीज़ें ये फंक्शंस कॉल करेंगी। वो सारा जब चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जब हमारे पास क्लासेस की डायग्राम बन जाती है, फिर हम क्लासेस लिखते हैं। वो क्लासेस के बाद फिर हम उनके ऑब्जेक्ट्स बना के प्रॉपरली वर्किंग करते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम हमारी होती है। लेकिन आज जो हमारा मेन गोल था वो ये था कि क्लास कैसे डिफाइन करनी है पाइथन के अंदर, और उसके अंदर हमें इंस्टेंसेस कैसे बनाने हैं। जैसे कार1 इंस्टेंस बनाया, कार2 इंस्टेंस कैसे बनाना है, कार3। और फिर अगर कार1 इंस्टेंस कुछ चेंज करता है, रन टाइम पे अपनी कोई प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, तो वो कार2 पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कार2 करता है, वो कार3 पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरह से चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सही है। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ऑल गुड।